सुबह के ठीक 8 बजे थे। दिल्ली की सर्द हवा में हल्की धुंध घुली हुई थी। 30 हजारी कोर्ट्स के बाहर रोज की तरह अफरा तफरी थी। काले कोट पहने वकील तेज कदमों से अंदर जा रहे थे। कोई जमानत की फाइल लिए था, कोई तारीख बढ़वाने की उम्मीद में खड़ा था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और चाय वालों की आवाजें मिलकर एक अलग ही माहौल बना रही थीं। इसी भीड़ में 14 साल का दुबला पतला लड़का दौड़ता फिर रहा था। फटे मगर साफ कपड़े, पैरों में घिसे जूते और हाथ में एल्यूमिनियम की केतली। उसका नाम था राजू। 5 रुपए की गरम चाय, साहब चाय। उसकी आवाज में मासूमियत थी, मजबूरी थी और जिम्मेदारी भी। राजू सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहीं चाय बेचता था। दिन भर की कमाई मुश्किल से 150-200 रुपए। घर में मां बीमार थी, टीबी से जूझ रही। छोटी बहन की फीस बाकी थी। पिता 5 साल पहले सड़क हादसे में गुजर गए थे। जिंदगी ने उसे बचपन से सीधे जिम्मेदारियों में धकेल दिया था। उसी समय एक काली कार कोर्ट के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे जस्टिस राजेश वर्मा, 52 साल के सीनियर जज। सख्त चेहरा, नपी तुली चाल, हाथ में फाइलें। 25 साल का अनुभव उनकी आंखों में साफ दिखता था। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। जज साहब तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि अचानक उनकी जेब से भूरा चमड़े का पर्स फिसलकर नीचे गिर गया। हल्की सी आवाज हुई, पर भीड़ के शोर में वो दब गई। जज आगे बढ़ गए। कुछ क्षण बाद राजू उधर से गुजरा। उसकी नजर जमीन पर पड़े पर्स पर पड़ी। वो रुका, इधर उधर देखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसने धीरे से पर्स उठाया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पर्स खोला। अंदर नोटों की मोटी गड्डी थी। हजार के नोट करीने से लगे हुए, साथ में कार्ड, पहचान पत्र। राजू के हाथ कांप गए। उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखों के सामने मां का इलाज, बहन की फीस, किराया सब घूम गया। अगर ये पैसे रख लूं तो? एक पल को मन डगमगाया। फिर उसे मां की आवाज याद आई। राजू, चाहे कितनी भी गरीबी हो, पराया हक मत लेना, भगवान सब देखता है। उसने कार्ड पर नाम पढ़ा, जस्टिस राजेश वर्मा। मतलब ये पर्स किसी बड़े जज का है। राजू ने गहरी सांस ली, नोटों को वैसे ही रखा, पर्स बंद किया। खुद से बोला, ये मेरे नहीं है। वो चाय की केतली स्टॉल पर छोड़कर दौड़ पड़ा। अंदर सिक्योरिटी ने रोका। ओए, कहाँ घुस रहा है? राजू हांफते हुए बोला, साहब, जज साहब का पर्स गिर गया था, देना है। उधर जज अपने चेंबर में फाइल खोलने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई। सर, रुकिए सर। उन्होंने मुड़कर देखा। पसीने से लथपथ गरीब सा लड़का, हाथ में उनका पर्स। सर, ये आपका बाहर गिर गया था। जज ने जेब टटोले। पर्स सच में गायब था। उन्होंने तुरंत पर्स लिया, खोला, सब कुछ जस का तस, एक एक नोट सही। उन्होंने गंभीर नजरों से राजू को देखा। तुमने खोला था? जी सर, ये देखने के लिए कि किसका है। पैसे दिखे? जी सर। लालच नहीं हुआ? राजू ने मासूमियत से कहा। सर, पैसे बहुत थे, पर वो मेरे नहीं थे। जज कुछ पल चुप रहे। उन्होंने पर्स से 500 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। राजू ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं सर, ये मेरा हक नहीं, मैंने सिर्फ आपका सामान लौटाया है। उस पल जज की आंखों में जो चमक थी वो सम्मान की थी। इतने सालों में उन्होंने बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी रकम के लिए झूठ बोलते देखा था, पर ये बच्चा, इतनी गरीबी में भी इतना सच्चा। राजू मुस्कुराया और वापस चला गया, लेकिन जज के मन में वो बस गया। उन्हें क्या पता था, अगले ही दिन यही लड़का उनकी अदालत में एक आरोपी बनकर खड़ा होगा। अगली सुबह 30 हजारी कोर्ट्स में पहले से ज्यादा हलचल थी। कोर्ट रूम नंबर 5 में जस्टिस राजेश वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। हथौड़ी मेज पर रखी थी, सामने केसों की लंबी लिस्ट, लेकिन उनके मन में अब भी कल वाला ईमानदार लड़का घूम रहा था, राजू। तभी दरवाजा जोर से खुला। 2 पुलिस वाले एक दुबले पतले लड़के को पकड़कर अंदर लाए। लड़का छूटने की कोशिश कर रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। जज ने सिर उठाया और उनकी सांस थम गई। वो राजू था, कल का वही लड़का जिसने हजारों रुपए लौटाए थे, आज हथकड़ी में खड़ा था। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ी बजाई। ऑर्डर, ऑर्डर। इंस्पेक्टर, मामला क्या है? जज की आवाज सख्त थी। इंस्पेक्टर रमेश ने फाइल खोली। माय लॉर्ड, इस लड़के पर 1 लाख रुपए चोरी करने का आरोप है। शिकायतकर्ता मनोज सक्सेना। ये लड़का इनके घर काम करता है। अलमारी से पैसे गायब थे और रेड के दौरान रकम इसके जुग्गी से बरामद हुई है। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जज ने राजू की ओर देखा। राजू रोते हुए बोला, सर, मैंने नहीं चुराए, आप मुझे जानते हैं, कल मैंने आपका पर्स लौटाया था।
अगर मैं चोर होता तो वो पैसे क्यों लौटाता? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। तभी एक भारी भरकम आदमी आगे आया, महंगे कपड़े, सोने की चेन, मनोज सक्सेना। जज साहब, सबूत साफ है, पैसे इसके घर से मिले हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? जज ने उसे घूरा। कोर्ट में फैसला मैं करूंगा, मिस्टर सक्सेना। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, रेड के दौरान और कौन मौजूद था? साहब, हमारी टीम थी। बैग इसकी झुग्गी के कोने से मिला। जज की भौएं सिकुड़ गईं। कल जिस बच्चे ने हजारों रुपए नहीं छुए, वो 1 लाख चुराएगा? राजू, तुम कितने पैसे कमाते हो? 3,000 महीना सर। सुबह शाम बर्तन धोता हूं और चाय बेचता हूं। तो तुम 1 लाख क्यों चुराओगे? राजू ने सिर झुका लिया। सर, मैंने नहीं चुराए, किसी ने रखे हैं वहां। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मुझे इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही है। सिर्फ बरामदगी काफी नहीं, पुलिस दोबारा जांच करेगी, पूरी तरह। मनोज सक्सेना ने विरोध किया, पर जज साहब, बस। हथौड़ी की तेज आवाज गूंजी। अगर ये लड़का निर्दोष है तो उसे इंसाफ मिलेगा, और अगर दोषी है तो सजा भी। राजू की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण चमकी। जज ने आदेश दिया, राजू को फिलहाल जुवेनाइल होम भेजा जाए, जब तक जांच पूरी ना हो। राजू को ले जाया जा रहा था। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर जज की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? जज की मुट्ठी भींच गई। उधर इंस्पेक्टर रमेश ने उसी शाम दोबारा जांच शुरू की। इस बार सिर्फ झुग्गी नहीं, मनोज सक्सेना का घर भी खंगाला जाएगा। उन्हें क्या पता था, सच उसी घर की दीवारों के अंदर छुपा बैठा है। अगली सुबह फिर वही ललचल थी, वही भीड़, वही कानूनी शोर। 30 हजारी कोर्ट्स के बाहर हर चेहरा किसी फैसले की उम्मीद में था। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर रमेश सीधे मनोज सक्सेना के बंगले की ओर बढ़ रहे थे। इस बार कुछ छूटना नहीं चाहिए, उन्होंने टीम से कहा। सक्सेना का घर किसी फिल्मी सेट से कम नहीं था। बड़ा गेट, सीसीटीवी कैमरे, संगमरमर की फर्श। इंस्पेक्टर ने पूरे घर की तलाशी शुरू करवाई। अलमारी, दराज, स्टोर रूम, सब कुछ दोबारा देखा गया। फिर शुरू हुई पूछताछ। सबसे पहले मनोज सक्सेना की पत्नी से सवाल हुआ, मैडम, पैसे कब गायब हुए? 3 दिन पहले, उन्होंने घबराई आवाज में कहा। मेरे पति ने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। उस दिन घर में कौन कौन था? मैं, मेरे पति और हमारा बेटा आदित्य। इंस्पेक्टर ने नोटबुक में नाम लिख लिया। ड्राइवर, कुक, माली, सबसे पूछताछ हुई। सबका एक ही जवाब था, राजू, वो तो बहुत सीधा है साहब, कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। इंस्पेक्टर की नजर अब एक ही नाम पर टिक गई, आदित्य। 15 साल का लड़का, ब्रांडेड टी-शर्ट, महंगे जूते, लेकिन चेहरे पर अजीब सी घबराहट। नाम? आदित्य सक्सेना। पैसे गायब होने वाले दिन तुम कहाँ थे? घर पर। हाल ही में कुछ खरीदा? नहीं, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। झूठ मत बोलो, हमें खबर है तुमने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी है। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। कितने की बाइक? चुप्पी। किसने पैसे दिए? आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। बोलो वरना अभी थाने ले जाऊंगा, इंस्पेक्टर गरजे। और फिर आदित्य टूट गया। मैंने लिए थे पैसे, वो रो पड़ा। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। मनोज सक्सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हो तुम? आदित्य सिसकते हुए बोला, मुझे 95,000 की बाइक पसंद आ गई थी। पापा से मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, बोले 18 साल के हो जाओ। तो मैंने अलमारी से पैसे निकाल लिए, डाउन पेमेंट कर दी, बाकी पैसे बैग में रखे थे। जब पापा को पता चला कि पैसे गायब है तो मैं डर गया। मैंने वो बैग राजू की झुग्गी में छुपा दिया ताकि शक उस पर जाए। मनोज का चेहरा शर्म से झुक गया। तूने एक मासूम को फंसा दिया, इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में कहा। सच सामने आ गया है। अगले दिन फिर कोर्ट लगी। कोर्ट रूम नंबर 5 में सन्नाटा था। जस्टिस राजेश वर्मा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। इंस्पेक्टर ने पूरी रिपोर्ट रखी। जज ने सब सुना, फिर हथौड़ी मेज पर जोर से बजाई। राजू कुमार को तुरंत बरी किया जाता है। उस पर लगाया गया आरोप झूठा साबित हुआ है। कोर्ट में हलचल हुई। कुछ लोग ताली बजाने लगे। राजू की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार डर के नहीं, राहत के। जज ने मनोज सक्सेना की ओर देखा। आपने बिना जांच के एक गरीब बच्चे को चोर बना दिया, उसकी इज्जत को चोट पहुंचाई। ये गंभीर अपराध है। मनोज की आवाज भर्रा गई। मुझसे गलती हो गई जज साहब। गलती नहीं, जज ने सख्ती से कहा, लापरवाही, और उसका खामियाजा एक मासूम ने भुगता। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। मानहानि के एवज में आप राजू को 50,000 रुपए का मुआवजा देंगे। राजू अवाक खड़ा था। जज ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
उसी शाम जज साहब ने एक ऐसा फैसला लेने का निश्चय किया जो सिर्फ राजू की नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कोर्ट रूम खाली हो चुका था। लोग अपने अपने फैसलों के साथ बाहर जा चुके थे, लेकिन जस्टिस राजेश वर्मा की आंखों के सामने अब भी एक ही चेहरा घूम रहा था, राजू का। वो दुबला पतला लड़का जिसने हजारों रुपए लौटाए, झूठे इल्जाम सहे और फिर भी किसी के खिलाफ जहर नहीं उगला। शाम को 30,000 कोर्ट्स के गलियारे शांत थे। जज साहब ने अपने स्टाफ से कहा, राजू को मेरे चेंबर में भेजिए। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आ जाऊं सर? आओ बेटा। जज की आवाज पहले से नर्म थी। राजू अंदर आया, सिर झुका हुआ, हाथ जुड़े हुए। शायद उसे अभी भी डर था कि कहीं ये सब सपना ना हो। बैठो। जज ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। राजू धीरे से बैठ गया। घर में कौन कौन है? सर, माँ और छोटी बहन। पापा नहीं रहे, 5 साल पहले एक्सीडेंट में। माँ क्या करती है? दूसरों के घर बर्तन धोती हैं, लेकिन अब बहुत बीमार रहती हैं। डॉक्टर ने टीबी बताया है। जज का दिल कसक उठा। तुम पढ़ते हो? राजू की आंखें झुक गईं। 8वीं तक पढ़ा था सर, फिर पैसे नहीं थे, छोड़ना पड़ा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। जज साहब अपनी कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा, फिर धीरे धीरे बोले, राजू, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम दोबारा पढ़ोगे? राजू ने तुरंत सिर उठाया, आंखों में चमक थी। सर, पढ़ाई मेरा सपना था, लेकिन कुछ नहीं। जज मुस्कुराए। अब तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी नहीं। राजू समझ नहीं पाया। जी, मैं तुम्हारी फीस भरूंगा, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ। तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे सरकारी अस्पताल में करवाया जाएगा। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। सर, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? जज ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्योंकि बेटा, इस देश को तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। तुमने पैसों से बड़ा चरित्र चुना, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना मेरा फर्ज है। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा सर। अगले ही हफ्ते राजू की जिंदगी बदल गई। उसे एक अच्छे सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में दाखिला मिला। पहली बार उसने नई यूनिफॉर्म पहनी, चमचमाते जूते, नई किताबों की खुशबू। माँ का इलाज शुरू हुआ, दवाइयाँ मिलने लगी। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी, और सबसे बड़ी बात, जज साहब की मदद से राजू का परिवार झुग्गी से निकलकर एक छोटे से पक्के घर में शिफ्ट हो गया। पहली रात जब राजू अपने नए घर की छत पर लेटा तो उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, आपने मुझे गिरने नहीं दिया। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये तो चाय वाला है, झुग्गी से आया है। राजू चुप रहता, किताबें खोलता, देर रात तक पढ़ता। उसे पता था ये मौका बार बार नहीं मिलता। और फिर एक दिन स्कूल की असेंबली में उसका नाम पूरे स्कूल के सामने लिया गया। 9वीं कक्षा में प्रथम स्थान, राजू कुमार। तालियां गूंज उठी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 10 साल बाद वही राजू एक ऐसी जगह खड़ा होने वाला था जहां से इंसाफ की आवाज गूंजती है। समय पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। वही राजू जो कभी 30,000 कोर्ट्स के बाहर 5 रुपए की चाय बेचता था, अब 24 साल का हो चुका था। उस दिन वह एक बड़े लॉ कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था। हाथ में डिग्री थी, बैचलर ऑफ लॉ। काले कोट को उसने सीने से लगाया हुआ था। आंखों में चमक थी और यादों का समंदर भी। उसे याद आया झुग्गी की वो रातें, माँ की खांसी, बहन की फीस, लोगों की ताने, और जज साहब का वो हाथ जो उसके सिर पर आशीर्वाद बनकर रखा था। पढ़ाई आसान नहीं थी। स्कूल में टॉप करने के बाद उसने स्कॉलरशिप हासिल की। दिन में पढ़ाई, शाम को पार्ट टाइम काम, कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। घर में अब गरीबी की जगह उम्मीद ने ले ली थी। राजू ने तय कर लिया था वो वकील बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद झूठे इल्जाम का दर्द झेला था। कई बार कोर्ट में बैठकर वो जज साहब की कार्यवाही देखता था। कानून की भाषा, दलीलें, गवाह, फैसले, सब कुछ उसे आकर्षित करता था। आज आखिर वो दिन आ गया। काला कोट पहनकर वो उसी कोर्ट रूम के बाहर खड़ा था जहां कभी वो आरोपी बनकर खड़ा हुआ था। दिल तेज धड़क रहा था। अंदर कार्यवाही शुरू हुई। जस्टिस राजेश वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उम्र अब 62 के करीब थी। बालों में सफेदी बढ़ चुकी थी, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। नेक्स्ट केस। राजू ने फाइल संभाली। ये उसका पहला केस था, एक गरीब मजदूर पर झूठा चोरी का आरोप। वो खड़ा हुआ। माय लॉर्ड। जज की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए ठिठक गए। पहचानने में उन्हें 1 सेकंड लगा। राजू? कोर्ट में हल्की फुसफुसाहट हुई। राजू मुस्कुराया। जी सर, आज आपकी अदालत में वकील बनकर खड़ा हूं। जज की आंखों में गर्व की चमक थी।
राजू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दलील रखी। उसने सबूतों में खामियां निकाली, गवाहों के बयानों में विरोधाभास दिखाया। उसकी आवाज में मजबूती थी, शब्दों में सच्चाई। जज ध्यान से सुनते रहे। कार्यवाही खत्म होने के बाद जज ने कहा, कोर्ट आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करती है। राजू की आंखों में वही चमक लौट आई जो सालों पहले थी। कार्यवाही के बाद वो जज के चैम्बर में गया। सर, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहां ना होता। जज मुस्कुराए। मैंने सिर्फ मौका दिया था बेटा, रास्ता तुमने खुद बनाया। राजू ने सिर झुका लिया। अब मैं भी वही करूंगा जो आपने किया था। मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज बनूंगा। जज की आंखें नम हो गईं। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ संभाल कर रखा था। एक ऐसा केस जो राजू की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कुछ ही महीनों में राजू का नाम उसी कोर्ट के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते, वो देखो, वही लड़का जो कभी चाय बेचता था अब वकील बन गया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन फिर वही जगह, वही माहौल, 30 हजारी कोर्ट्स। कोर्ट रूम नंबर 5 खचाखच भरा हुआ था। मीडिया भी मौजूद थी। मामला बड़ा था। एक प्रभावशाली बिल्डर पर मजदूरों की जमीन हड़पने का आरोप। उस बिल्डर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत बहुत कम वकील जुटा पा रहे थे। कारण साफ था, पैसा, ताकत और राजनीतिक रसूख। लेकिन मजदूरों की ओर से खड़ा था राजू। केस शुरू होने से एक रात पहले राजू के घर के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। सूट बूट में एक आदमी उतरा। राजू जी, साहब ने भेजा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टेबल पर एक ब्रीफ केस रखा गया। इसमें 50 लाख है। केस कमजोर कर दीजिए या अगली तारीख पर पेश मत होइए, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। राजू कुछ पल चुप रहा। उसे अपनी पुरानी झुग्गी याद आई। मां की बीमारी, भूख, संघर्ष। 50 लाख सब कुछ बदल सकते थे। फिर उसे याद आया वही दिन जब उसने हजारों रुपए लौटाए थे। उसने ब्रीफकेस वापस ढकेल दिया। साहब से कह देना मैं बिकाऊ नहीं हूं। अगले दिन कोर्ट में माहौल गर्म था। बिल्डर के वकील बड़े नामी थे, दलीलें तेज थीं। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने जमीन के असली कागज पेश किए, मजदूरों के गवाह खड़े किए, पुराने रिकॉर्ड निकाले। जज राजेश वर्मा ध्यान से सुन रहे थे। आखिरकार फैसला सुनाया गया। कोर्ट ये मानती है कि मजदूरों की जमीन अवैध रूप से कब्जाई गई थी। जमीन उन्हें वापस की जाती है और बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। मजदूरों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजू के पैर छूने चाहे, लेकिन उसने रोक दिया। इंसाफ मिला है, बस यही काफी है। कार्रवाई के बाद जज ने राजू को अपने चेंबर में बुलाया। मुझे पता है तुम्हें रिश्वत की पेशकश हुई थी, जज ने शांत स्वर में कहा। राजू मुस्कुराया। सर, अगर उस दिन मैंने आपका पर्स रख लिया होता तो शायद आज मैं यहां ना खड़ा होता। जज की आंखें भर आईं। तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी वक्त के साथ कमजोर नहीं होती, मजबूत होती है। कुछ महीनों बाद जज साहब रिटायर हो गए। विदाई समारोह में उन्होंने कहा, अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है तो मैं कहूंगा एक ईमानदार लड़के पर भरोसा करना। भीड़ में खड़ा राजू चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। आज राजू सिर्फ वकील नहीं था, वो उम्मीद था। मां पूरी तरह स्वस्थ थी। बहन ने भी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी थी। कभी चाय बेचने वाला लड़का अब उन लोगों की आवाज बन चुका था जिनकी कोई आवाज नहीं थी। और उसने एक बात जिंदगी भर याद रखी, जिस दिन तुम सच का साथ छोड़ दोगे उसी दिन सब कुछ खो दोगे। कहानी खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है हर उस इंसान से जो ईमानदारी चुनता है। सबक, गरीबी कमजोरी नहीं होती, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। और सही समय पर मिला भरोसा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो दिल को छू जाए, मोटिवेशन दें और जिंदगी बदलने की हिम्मत दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आती रहें तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।